वैशेष काल को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सुश्रुत कितना बताया था हमने सुश्रुत का? इनका भी है 10। तो कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें। ऊर्ध्वकाय रोग, ऊर्ध्वकाय रोग डैश करके लिखिएगा। अधोभक्त, ऊर्ध्वकाय रोग, इसमें औषध कब देंगे? अधोभक्त। अधोभक्त का मतलब क्या हुआ? भोजन के पश्चात। भक्त का मतलब होता है भोजन करना, अधो मतलब पश्चात। तो ऊर्ध्वकाय रोग में भोजन के पश्चात। मध्यकाय रोग, मध्यकाय मतलब शरीर के अगर मध्य भाग में रोग है तो मध्य भक्त। अगला पॉइंट लिखिएगा। हृदय एवं दीपन द्रव्य, हृदय एवं दीपन द्रव्य अंतराभक्त, अंतराभक्त। हृदय एवं दीपन द्रव्य अंतराभक्त। फिर लिखिएगा हिक्का, श्वास, छर्दी, हिक्का, श्वास, छर्दी। मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु। नेक्स्ट पॉइंट, दीपनीय एवं वाजीकरण, दीपनीय एवं वाजीकरण ग्रास, ग्रास के साथ में। दीपनीय एवं वाजीकरण ग्रास। अब देखिएगा दीपन दो जगह में लिखा है, एक अंतराभक्त में भी लिखाया और दीपनीय वाजीकरण ग्रास। तो ऑप्शन देखिएगा किस तरीके से दिया हुआ है। अगला पॉइंट लिखिएगा लास्ट में एक और, वाजीकरण द्रव्य तो हो गया सग्रास। एक लिखेगा रसायन, रसायन सेवन प्रातःकाल, रसायन सेवन प्रातःकाल। अगला हेडिंग डालिएगा शारंगधर, शारंगधर। कितना काल बताया इनका? 5। लिखिएगा पहला काल या प्रथम काल, प्रथम काल ऑब्लिक करके सूर्योदय जाते, सूर्योदय जाते ऑब्लिक प्रभाते। प्रथम काल, इसी को सूर्योदय जाते भी कहते हैं, इसी को प्रभाते भी कहेंगे। प्रथम काल, सूर्योदय जाते, प्रभाते। लिखिएगा इसमें विरेचनार्थ, वमनार्थ एवं लेखन औषध, विरेचनार्थ, वमनार्थ एवं लेखन कर्म के लिए। विरेचनार्थ, वमनार्थ एवं, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिएगा। विरेचनार्थ, वमनार्थ, लेखन। तो प्रथम काल हो गया आपका विरेचन द्रव्य देते हैं, वमन द्रव्य देते हैं और लेखन कर्म करने के लिए। तो दूसरा लिखिएगा द्वितीय। सर हाँ बोलो। सर आवाज कट रही है। तो सुश्रुत के अनुसार मेहनत का हमने दीप नहीं लिखवाया था उसका सर। आवाज कट रही, क्या करेगा? सर सुश्रुत के अनुसार,
सर जो सुश्रुत के अनुसार भैषज काल में दीपनीय वाला लिखा था उसमें क्या था काल? दो जगह लिखा है दीपनी, कहाँ सो रही थी? सर सो नहीं रही थी सर, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो गई थी। हमने हृदय दीपन लिखाया अंतरा भक्त, और दीपनी एवं वाजीकरण सग्रास लिखाया वहां पर। म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट है। फिर शारंगधर का हम लोगों ने पहला काल लिखा, प्रथम काल, इसी को सूर्योदय जाते या प्रभाते। इसमें क्या क्या करते हैं? विरेचन कर्म करते हैं, वमन कर्म और लेखन कर्म की बात की है। दूसरा लिखिएगा द्वितीय काल, द्वितीय काल या दिवसे भोजन, दिवसे भोजन। इसमें पहला पॉइंट डालिएगा, द्वितीय काल का पहला पॉइंट, अपान वायु विगुणता, अपान वायु विगुणता। चरक ने क्या बताया था? चरक ने क्या बताया था अपान वायु विगुणता में? इतना ट्रिक से बता डाला फिर भी किसी की आवाज नहीं निकल रही है। भोजन के पूर्व। कब? भोजन के पूर्व। ठीक, लिखो इसमें भी, अपान वायु विगुणता भोजन के पूर्व, अपान वायु विगुणता भोजन के पूर्व। दूसरा लिखो समान वायु विगुणता, समान वायु। इसमें लिखो मंदाग्नि होने पर अग्निदीपनार्थ, मंदाग्नि होने पर अग्निदीपनार्थ भोजन के मध्य में, मंदाग्नि होने पर अग्निदीपनार्थ भोजन के मध्य में। अगला लिखिएगा व्यान वायु, वहां पे लिखाया था प्रातः भोजन पश्चात, चरक में ऐसा कुछ आया था, प्रातः काल भोजन पश्चात चरक में बताया था। याद आ रहा है कुछ? यस सर। यहाँ लिखिएगा भोजन पश्चात, दिवस नहीं लिखेंगे क्योंकि दिवस तो चल ही रहा है ना, द्वितीय काल दिवसे भोजन तो चल ही रहा है, तो व्यान वायु में लिखिएगा भोजन पश्चात। अगला पॉइंट लिखिएगा अरुचि, चरक में क्या लिखा था अरुचि में? लास्ट पॉइंट, चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर, वही यहाँ भी लिखिए चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर, चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर। और इस काल का लास्ट है हिक्का आक्षेप और कंप, हिक्का आक्षेप और कंप। इसमें लिखो भोजन के पूर्व एवं अंत में, प्रातः काल ही देंगे, भोजन के पूर्व एवं अंत में। नेक्स्ट लिखिएगा तृतीय काल, तृतीय काल इसमें लिखिएगा सायंते भोजन, तृतीय काल को और क्या कहेंगे? सायंते भोजन, यानी सायंकाल का भोजन के आगे पीछे कैसे लेंगे, तो सायंते भोजन। इसमें लिखिएगा उदान वायु की विकृति, उदान वायु की विकृति एवं स्वर भंग होने पर, उदान वायु विकृति एवं स्वर भंग होने पर ग्रास ग्रासांतर, लिखिएगा इसमें ग्रास ग्रासांतर।
अगला इसमें लिखिएगा प्राण वायु विगुणता, प्राण वायु विगुणता सायंकाल भोजन पश्चात, सायंकाल भोजन पश्चात चरक का उल्टा है जैसे उदान और प्राण चरक का उल्टा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चरक ने प्राण वायु में ग्रास ग्रासांतर बताया था और उदान वायु में क्या बताया था, हमने कहा था रात में बातचीत करना है तो रात्रि में भोजन करने के पश्चात, है ना। यहाँ पे उदान और प्राण उल्टा हो गया है चरक से, तो लिख लेना चरक से उल्टा है। फिर लिखिएगा चतुर्थ काल, चतुर्थ काल या मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु लिखिएगा इसमें तृष्णा छर्दी, तृष्णा छर्दी हिक्का श्वास, तृष्णा छर्दी हिक्का श्वास गर्विस, गर्विस। फिर लिखिएगा पंचम काल निशि, पंचम काल निशि यानी रात्रि में। ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार लेखन कर्म बृंहण पाचन शमन, बृंहण पाचन शमन, लेखन बृंहण पाचन शमन। लेखन बृंहण पाचन शमन, ध्यान दीजिएगा। बृंहण हमने आपको लेखन दो जगह लिखाया, पहले ही काल में सूर्योदय जाते में भी था लेखन और लेखन लास्ट में भी आया निशी में भी, तो लेखन को स्टार बना लीजिएगा दोनों जगह, यानी लेखन पहले और पांचवें में हो गया। जहां आपने चतुर्थ काल लिखा है मुहुर्मुहु, उसी में लास्ट में लिख लीजिएगा गर्विश के बाद ब्रैकेट में स अन्नम, अन्न के साथ में देना है, यानी चौथा काल जो है वो स अन्नम, अन्न में मिला के स अन्नम, और पांचवा जो निशी वाला है उसको लिख लीजिएगा अ अन्नम, अ अन्नम, स अन्नम एवं अ अन्नम। हिक्का भी देखिएगा, इनका हिक्का चौथे में है। चरक में हिक्का कहाँ पढ़े थे? सर सामुद्र अन्न के साथ। लघु अन्न के साथ। इनका हिक्का दो जगह है, दूसरे में भी है और चौथे में भी है, तो जो जो रिपीट हुआ है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ भैषज काल। एक बार जरा बुक उठा लीजिए चरक चिकित्सा 30, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं लास्ट में जो छूटी हुई हैं उसको हम एक बार मार्क करवा दे, फिर खत्म करते हैं। चिकित्सा 30, सर हाँ सर अभी आपने सा अन्नम लिखाया था और एक आ अन्नम लिखाया था। और अन्नम लास्ट वाला निशी वाला है, ओके सर। चौथा वाला स अन्नम है और अ अन्नम लास्ट वाला है निशी वाला। ओके सर। पेज नंबर 880, श्लोक नंबर अगर हम देखेंगे 293, 293, 293। थोड़ा सा और पहले आएंगे हम लोग, श्लोक नंबर देखेंगे 289, 289 देखिएगा। यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से अध्यायों को दृढ़बल ने पूरा किया है। तो देखिएगा विमर्श में सारे के सारे
पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, और ये आपको हम पहले ही लिखा चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्त, पित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजक्षमा, ये प्रारंभ के 8 अध्याय, साथ ही साथ अर्श, अतिसार, विसर्ग, मदात्य और द्विवेणी, ये 5 अध्याय आचार्य चरक के हैं। बाकी अन्य 17 किसके हैं? दृढ़बल के हैं। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा आप कि 12 और 12 जो सिद्धि और कल्प है वो भी दृढ़बल के हैं। बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, श्लोक नंबर आपका है 292। दोष दूष्य निदानानाम विपरीत हितम ध्रुवम। चिकित्सा की सफलता का आधार करके कुछ लिखा होगा। दोष दूष्य और निदान के विपरीत जो औषध होता है वह निश्चय ही लाभकर होता है। हम जानते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे विशेष सिद्धांत लग रहा है, मतलब जो एक दूसरे के विपरीत होंगे वही लाभ पहुंचाएंगे। मतलब अगर औषधि आप जो है दोष और दूष्य के सामान्य दे रहे हैं तो दोष और दोष को वो बढ़ाएगा, और है ना, जैसे रक्त के सेवन से रक्त की वृद्धि हो रही, वैसे अगर औषधि का गुण जो है दोष और दूष्य के समान है और अगर वह निदान के भी समान हो गया तो सामान्य सिद्धांत के कारण वो और उसको एग्रीवेट करेगा, दोष को भी बढ़ाएगा, दूष्य को भी, और निदान का तो कार्य करेगा ही करेगा। तो वही लिखा हुआ है, दोष दूष्य निदानानाम विपरीतम हितम ध्रुवम। दोष दूष्य और निदान से विपरीत गुण वाला होना चाहिए किसको? औषध को, है ना। वही लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कह रहे हैं हम? औषध को दोष दूष्य और निदान इनके गुणों से अलग होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। उचित रूप से प्रयोग में किया हुआ औषध जो रोग इस अध्याय में कहे गए हैं अथवा जो नहीं भी कहे गए हैं उन सभी रोगों को दूर करता है। तो जो फर्स्ट हाफ है वो इंपॉर्टेंट है, दोष दूष्य निदानानाम विपरीतम हितम ध्रुवम, अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको। श्लोक नंबर 293, चिकित्सा के 5 घटक दिए होंगे तो लिख लीजिए। चिकित्सा के 5 घटक कौन कौन से हैं? देश, काल, प्रमाण, सात्म्य और प्रकृति। सात्म्य को प्रकृति के अनुकूल और असात्म्य दिया हुआ है। देश, काल, प्रमाण, सात्म्य और सात्म्य और असात्म्य को 2 अलग अलग मान लिया है, ठीक है। तो देश, काल, प्रमाण, सात्म्य और असात्म्य। देश का विचार करेंगे, काल का विचार करेंगे, प्रमाण देखेंगे, सात्म्य है कि नहीं, असात्म्य है कि नहीं, ये सभी चीजों का विचार करेंगे। तो ये चिकित्सा के 5 घटक चिकित्सा 30 में आए हुए हैं। अब यहाँ पे सबको अलग अलग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। देश का सम्यक योग, यहाँ पे देश से क्या ले रहे हैं? आमाशय में होने वाले रोगों में मुख से दी गई औषधियां। यहाँ देश का मतलब शरीर के भाग से है, न कि जांगल, आनूप और साधारण देश वाली बात हो रही है। 294 श्लोक देखिएगा। देश का मतलब अगर आमाशय में है तो मुख से औषधि लाभ पहुंचाएगी, शिरा प्रदेश में है तो नस्य के द्वारा लाभ मिलेगा, नाक से दी गई औषधि, पक्वाशय में है तो गुदा से दी गई औषधि से शीघ्र लाभ मिलेगा। मतलब जो मार्ग निकट है उस मार्ग से लाभ मिलेगा। 294 श्लोक हो गया। ये हुआ देश का। थोड़ा सा नीचे काल की बात करते हैं। दिन, रोगी की अवस्था, औषध, व्याधि जीर्ण है कि स्टार्टिंग फेज है, ऋतु का विचार करके अगर इन सभी की उचित रूप से विचार करके उसके बाद अगर हम औषध देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा षड काल। काल का सम्यक योग में षड काल बताए हैं। दिन, आतुर, औषध, व्याधि जीर्ण, लिंगत्वम, वेक्षणम, कालम, विद्याद्विनावेक्ष, पूर्वाह्ने वमनम तथा। दिन की अपेक्षा अर्थात दिन के पूर्वाह्न में वमन कराना चाहिए। वमन कर्म कभी भी सेकेंड हाफ में नहीं कराना चाहिए, पूर्वाह्न में ही कराना चाहिए। तो वही बताया है कि हमको काल का भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। फिर रोगी की अपेक्षा बलवान है कि दुर्बल है उसका भी विचार करेंगे। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था औषध काल। औषध काल हमने आपको बता दिया। श्लोक नंबर 202 देखिएगा।
व्याधि अपेक्षा काल, रोग के काल अर्थात अवस्था को देखकर। ध्यान से देखिएगा, श्लोक नंबर 202 इंपॉर्टेंट है। श्लोक देखने से लगता है कि ज्वर का श्लोक है, लेकिन है ये यहाँ पे 302, सॉरी 202 नहीं 302, 302 मिसप्रिंट है, 302 उसको देखिएगा। ज्वरे पेया कषायश क्षीरम सर्पि विरेचनम षडहे षडहे देयम काल वीक्षामायस्य च। मिला? तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक में आता है, ये भी रोग के काल अर्थात अवस्था को देखकर। पेया कषाय, ये क्रम याद रखिएगा, पेया कषाय दूध सर्पी। छठे छठे दिन देना चाहिए, कि छठे छठे वाला इंपॉर्टेंट है कि इन सभी को क्रमशः छठे छठे दिन हमको देना है, क्रम जरूर याद रखिएगा। आपने भागवत में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि दिन के किस टाइम में, मतलब सुबह से रात तक किस टाइम वात पित्त कब बढ़ा होता है, रात्रि के किस प्रहर में जो है वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। और भोजन करने के पूर्व, भोजन के पाचन के समय और भोजन करने के पश्चात, पाचन के पश्चात कौन सा दोष एग्रीवेट होता है, ये भी पढ़ा है वाग्भट में। याद आ रहा है कुछ ऐसा? श्लोक नंबर 308 देखिएगा। विशेष काल का वर्णन, रोग ऋतु दिन रात वय और भोजन के बाद, भोजन के भेद से जो काल की अपेक्षा की जाती है वह विशेष कालावेक्ष है। आयु का मतलब क्या हुआ? बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में क्या होता है? वात का एग्रीवेशन होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिएगा, बसंत शरद और वर्षा ऋतु में, बसंत में क्या होता है? कफ का, शरद में पित्त का और वर्षा में वात की वृद्धि होती है। अभी एक श्लोक भी आपको हम पंचकर्म जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हरेद बसंते श्लेष्माणम पित्तम शरद निर्हरेद वर्षाद समयेद वायु। मतलब जिस ऋतु में जो दोष बढ़े हुए हैं उसी ऋतु में वो पंचकर्म करना चाहिए। तो हरेद बसंते श्लेष्माणम, बसंत में श्लेष्मा का हरण करना चाहिए, यानी कि वमन कर्म हमको बसंत ऋतु में कराना चाहिए। पित्तम शरद निर्हरेद, पित्त जो होता है शरद ऋतु में बढ़ा रहता है, इसलिए पित्त का निर्हरण हमको शरद ऋतु में, अर्थात विरेचन कब कराना है? शरद ऋतु में। वर्षाद समयेद वायु, वर्षा ऋतु में वायु एग्रीवेट होता है, इसलिए बस्ती कर्म वर्षा ऋतु में कराएंगे। तो इन तीनों ऋतुओं में क्रमशः वर्षा में वात, शरद में पित्त और बसंत में कफ बढ़ा हुआ होता है। वही यहाँ लिखा हुआ है, बसंते श्लेष्मजा रोगा शरद काले तो पित्तजा वर्षांशु वातिकाश्चैव प्रायः प्रादुर्भवन्त च। मिला कि नहीं? श्लोक नंबर 310, सॉरी 309, 309 मिला? यस सर। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा 310, रात्रि के अंत में और दिन के अंत में वातज बढ़ते हैं, यानी जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है सूर्योदय के ठीक पहले का, उस समय, और दिन के तीसरे भाग में यानी सायंकाल की अगर बात करें तो वात बढ़ा रहता है। प्रातः काल यानी जब हम सो के उठते हैं, आपने देखा होगा कि प्रातः काल एक बार ब्रह्म मुहूर्त में नींद जरूर खुलती है, एक बार नींद जरूर खुलती है, नींद आपकी जरूर टूटती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का जो एक टाइम होता है 4 के आसपास में, एक बार निद्रा से आदमी जरूर जागता है, लेकिन उसी समय आलसी भूत होके दोबारा सो जाता है, यानी कि उसका कौन सा दोष बढ़ जाता है उस समय? सर कफ। कफ बढ़ने लगता है, तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम में नींद बहुत आती है ना? ये भी आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ही है। इसीलिए जब ब्रह्म मुहूर्त में एक बार नींद खुल जाए, जिस समय वात से कफ में जा रहा होता है, उसी समय एक बार नींद खुलती है। अगर उस समय नहीं उठ पाए तो फिर उसके बाद कफ बढ़ेगा तो थोड़ा सा उठने में दिक्कत होती है। सामान्य रूप से हम लोग ये चीज देखते हैं। यानी कि रात्रि के अंतिम प्रहर में और सूर्योदय के समय में, नहीं, सूर्योदय के अंतिम भाग में, रात्रि के अंतिम में और दिन के अंतिम भाग में वात हुआ, रात्रि के प्रारंभ में और दिन के प्रारंभ में यानी सूर्योदय के समय कौन सा दोष होगा? कफ होगा। और दोपहर के समय में और रात्रि के मिड पॉइंट में पित्त बढ़ा रहेगा। ठीक है,
उसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब रात में हम सो जाते हैं, पित्त जब बढ़ा रहता है उस समय पाचन भी अच्छा होता है ना। जब रात्रि के स्टार्टिंग में कफ बढ़ा रहेगा तो उस समय नींद भी अच्छी आएगी। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हैं, बाद में पढ़ेंगे उस पर। नीचे देखिएगा, दोष तथा आयु का संबंध हम लोग जानते हैं। वयो अंत मध्य प्रथमे वात पित्त कफामया, है ना। वय के अंत में, मध्य में और प्रारंभ में क्रमशः क्या है, वात पित्त और कफ। यानी कि वय के अंत में यानी वृद्धावस्था में वात हो गया, मध्य में यानी युवावस्था में पित्त हो गया, और प्रथम अवस्था यानी बाल्यावस्था में क्रमशः कफ बढ़ा रहता है। फिर भोजन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे देखिएगा श्लोक 312 नंबर श्लोक। जीर्णांते लिखा हुआ, उसको जीर्णांते श्लोक पूरा कर लीजिए। मगर श्लोक कटा है तो जीर्णांते वातजार होगा, मतलब भोजन जब जीर्ण हो जाएगा तो वात बढ़ा रहेगा और वातिक रोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। जीर्णांते वातजाह, जीर्यमाणे तो पित्तजा। जब जिस समय पाचन हो रहा है, जीर्यमाणे पाचन के समय पित्त बढ़ा रहेगा। और लिखा हुआ श्लेष्मजा भुक्त मात्रे, जैसे ही भोजन करेंगे उस समय क्या बढ़ा रहेगा, कफ। एक तो भोजन करने की अवस्था हुई, दूसरा भोजन करने के पश्चात पाचन वाली स्टेज हुई, और तीसरा हुआ पाचन के पश्चात जब भोजन जीर्ण हो गया है तब। तो जीर्ण होने पे कौन सा दोष बढ़ेगा, पाचन के पश्चात वात, वातज। पाचन के समय पे पित्त, और भोजन करते समय कफ बढ़ा रहता है, ठीक है। तो इसको भी एक चार्ट बना लीजिएगा, और सारे के सारे श्लोक इंपॉर्टेंट हैं आपके, याद रखिएगा। सारे के सारे दोष, ये श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। एक श्लोक नंबर 304 छूट गया था, देख लीजिएगा उसको भी। ऋतुओं के बारे में जानते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। पता है किस ऋतु में कौन सा दोष संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है, ये भी पता होगा। हमने आपको अभी एक श्लोक बताया, हरेद बसंते श्लेष्माणाम पित्तम शरद निर्हरेत, बताया। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बसंत, शरद और वर्षा ऋतु में क्रमशः कफ, पित्त और वातज रोग होते हैं, यानी ये दोष बढ़े होते हैं। ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं। तो ये तो हो गया प्रकोप की बात, ये क्रमशः प्रकोप की बात हुई। अगर संचय की बात करें इन्हीं दोषों के, तो इन्हीं ऋतुओं से एक एक ऋतु ऊपर चले जाइए, इन्हीं ऋतुओं से एक एक ऋतु ऊपर चले जाइए, तो उस पार्टिकुलर दोष का वो संचय हो जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई। प्रकोप के पहले की अवस्था क्या होगा, संचय ही तो होगा। संचय। तो संचय उसके जस्ट अर्ली वाला जो ऋतु है उसमें होगा। जैसे वर्षा के पहले कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म है, तो ग्रीष्म में वात का संचय हो जाएगा, ठीक है। बसंत में हमने देखा कफ बढ़ रहा है, तो बसंत के पहले वाली ऋतु कौन सी है, शिशिर है, तो शिशिर में कफ का संचय हो जाएगा। शरद में जो है पित्त का अगर प्रकोप हो रहा है तो पित्त का संचय कब हो जाएगा, वर्षा में। तो बहुत इजी है, अगर आपने ये देख लिया कि कब उसका प्रकोप हो रहा है तो उसी के ठीक एक ऋतु पहले चले जाए उसका संचय, और प्रशमन कब होगा, उसी के एक ऋतु जस्ट बाद। यानी एक ऋतु पहले संचय, एक ऋतु बाद जो है उसका प्रशमन हो जाएगा। ये एक सामान्य कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कहीं एक आगे एक्सेप्शन मिल जाए, लेकिन उसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने निदान स्थान 1 में 18 प्रकार के उपशय पढ़े थे, याद आ रहा है, 18 उपशय पढ़े थे, चार्ट वाला। यस सर, यस सर। श्लोक नंबर देखिएगा 322, 322 से 325, पुरानी किताब में 885 नंबर श्लोक मिला। लास्ट श्लोक देखिएगा, क्षरदिग्नि मच्छिका विष्टा मच्छिका वैव तु वामयेत, मिला कि नहीं मिला। श्लोक नंबर, श्लोक नंबर है ये 322 से 325।
मतलब सर्दी में वमन में मच्छिका विष्ठा जो है वमन को शांत करती है। सामान्यतः अगर मच्छिका अगर मुंह में चली जाए तो वमन होने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विपरीतार्थकारी चिकित्सा का एक उदाहरण ये भी है, याद रखिएगा। ये जो मच्छिका वाला उदाहरण दिया हुआ है ये विपरीतार्थकारी चिकित्सा का है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। विपरीतार्थकारी चिकित्सा। श्लोक नंबर 326, दशविध परीक्षा कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? विमान स्थान में बताएंगे सर आपको। निदान स्थान 8वां चैप्टर। विमान विमान 8 तो विमान में। विमान स्थान में। हाँ सॉरी सर, विमान। तो इसलिए दोष, औषध, देश, काल, साथ में अग्नि, सत्व, ओक, वय, बल, इन सभी परीक्षाओं के बारे में हम लोग को डिटेल देखना होगा। बिल्कुल नीचे आ जाइए। अब ये पूछा जाता है श्लोक नंबर 329, काठिन्यादून भावाद्वाह दोषो अंतः कुपितो महान पथ्य मृदु अल्पताम नीतो मृदु दोष करो भवेत। मिला श्लोक? यस सर। लिख लीजिए, काठिन्य एवं न्यून भाव, काठिन्य एवं न्यून भाव, एरो बना के लिखिएगा, प्रकोप। काठिन्य एवं न्यून भाव, प्रकोप। थोड़ा सा पढ़िए, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, एक दो बार पूछा गया है। कठिनता से अर्थात शरीर में दोषों के संचय होने से जब वह अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है, उससे अथवा ऊन भावात अर्थात दोषों के संचय न होने से शरीर के भीतरी भाग में अधिक रूप में कुपित दोषों को पथ्य सेवन के द्वारा मृदु और अल्प बना लेने पर वह दोष मृदु दोष को करने वाला होता है। इनडायरेक्टली यहाँ पे पथ्य का महत्व बताया गया है। यहाँ पे पथ्य के बारे में बता रहे हैं, तो एक तो शब्द लिख लीजिए, पथ्य का महत्व लिखा हुआ है वहां पे ऑलरेडी। पथ्य की परिभाषा कल हमने आपको बताया था कि सूत्र स्थान में बताया है, पथ्यम पथ्य अनपेतो यदा चौक्तम मनसा प्रिय। वो परिभाषा जो है सूत्र स्थान में आई हुई है, लेकिन पथ्य का महत्व चिकित्सा 30 में बता रहे हैं। आप विमर्श में देखेंगे, जहाँ पे विमर्श खत्म हो रहा है, नीचे से चौथी लाइन देखिएगा, तो हमने कल आपको लोलिम्बराज का श्लोक बताया था, पथ्य असति पदार्थस्य किम औषध निषेवणे। मिला? यस सर। ये वही है कि जो पथ्य का सेवन कर रहा है उसे कभी भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा। और औषधि भी ले रहा है और पथ्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए उस औषधि का भी कोई मतलब नहीं है, उस औषधि का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो हुआ लोलिम्बराज जो 17वीं सदी। लिख लीजिएगा, वैद्य जीवन पुस्तक का है ये, वैद्य जीवन पुस्तक, लोलिम्बराज 17th सेंचुरी, 17वीं सदी। ये श्लोक इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कह रहे हैं श्लोक में, फिर से आते हैं हम लोग नीचे। कठिनता से अर्थात शरीर में दोषों के संचय होने से जब वह मात्रा में एकत्र हो जाता है, तो उससे अथवा ऊन भावात, ऊन भावात का मतलब हुआ, देखिए हमने आपको लिखा है न्यून भाव, ऊन भाव न्यून भाव दोनों में अंतर है। न्यून भाव को हमने लिखाया प्रकोप, काठिन्य एवं न्यून भाव प्रकोप के लिए हमने लिखा है। यहाँ है ऊन भावात अर्थात दोषों का संचय नहीं होने से। अगर दोषों का संचय नहीं हो रहा है और व्यक्ति पथ्य का सेवन कर रहा है, लिखा हुआ पथ्य सेवन के द्वारा मृदु और अल्प बना लेता है, किसको? दोषों को, तो वह जो मृदु दोष होता है अल्प व्याधि को करने वाला होता है। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन आया था काठिन्य ऊन भावाद किसके लिए है, तो काठिन्य ऊन भावाद जो है आपका प्रकोप के लिए है, यही पूछा था। कुपितों को गोला बना लीजिए, कुपितों को सर्कल बना लीजिएगा, काठिन्य ऊन भावात कुपितो, यही प्रकोप के लिए, कुपित का मतलब प्रकोप। श्लोक नंबर 340 देखिएगा, यो ही सम्यक न जानाति शास्त्रम शास्त्रार्थमेव च न कुर्यात सक्रिया। मिला श्लोक 340 श्लोक।
यस सर। ये यूजी के लिए इम्पोर्टेंट है श्लोक। वहीं विमर्श में देखिएगा एक सुश्रुत का आया है, सुश्रुत सूत्र 3 का है वो श्लोक, यस्तु केवल शास्त्रज्ञ। बिल्कुल ऐसा श्लोक सुश्रुत में भी आया है, सूत्र 3 में। तो इस तरीके से हम लोगों ने समाप्त किया योनि व्यापक चिकित्सा, और उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी, बाल रोग, स्तन्य दोष, पथ्य का महत्व वगैरह वगैरह। तो काठिन्य उन भावात वाला याद रखिएगा श्लोक, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मदात्य, ठीक है।